आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है संतोष गोयल जी द्वारा लिखित कहानी पापा का तार। आप सभी से एक अनुरोध, आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। तो सुनते हैं कहानी पापा का तार। नीलाभ ने रोहतक रोड पर 2 कमरों का मकान ले लिया था। किराया 3,000 रुपये उसने जब मुझे बताया तो पहला रिएक्शन महंगा होने का था, पर आजकल मकान मिलना क्या आसान है, और फिर इससे कम सवाल ही नहीं पैदा होता। वह तो रोहतक रोड पुरानी बस्ती है, डिब्बे नुमा मकान, दड़बों से कमरे, एक के अंदर एक जाते हुए, फिर छोटी सी रसोई जिसमें खड़े कहाँ हो, सामान कहाँ रखें वाली दुविधा के साथ रोज नाश्ते से खाने तक का काम हो जाए, और 4 परिवारों का, कभी कभी 5 का भी, क्योंकि एक कमरे में भी पूरा परिवार हो सकता था। एक कॉमन गुसल खाना या टॉयलेट, ऐसा मकान ही इतने में मिल सकता था। फिर भी मेरे मुंह से निकल पड़ा, इतना महंगा, कहीं और सस्ता मिल जाता, कुछ इंतज़ार कर लेते। नहीं, अब और इंतज़ार नहीं होता शिखा, बहुत हो लिया। फिर फैसले का मतलब फैसला होता है। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें मेरी निश्चय करने की यही प्रवृत्ति अच्छी लगती है, आज उसे डिगाना क्यों चाहती हो? हम लोग डिलाइट के सामने वाले रेस्तरां के फैमिली केबिन में बैठे थे। ऊपर का कथन कहते कहते उन्होंने मेरा हाथ धीरे से दबा दिया था। बेरा को अंदर आते देख नीलाभ चुप हो गए। पोटैटो फिंगर्स व कॉफ़ी का ऑर्डर उसी प्रकार दे दिया गया जैसे हमेशा दिया जाता था। बेरा चला गया था, यह वो भी जानते थे और मैं भी। फिर भी वो देखे बिना नहीं मानते थे, और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना नहीं छोड़ता था। कभी कभी जब मैं उनकी इस प्रकार की नज़र का मुकाबला न कर पाती और टोक देती, तो नीलाभ फिलसफाना अंदाज में अक्सर कहा करते हैं, क्यों टोकती हैं? देखो, रस्म अदायगी से न विवाह होता है न तलाक। मन से तुम्हें प्यार किया, पत्नी माना, और बस समझ लो हमारा विवाह हो गया। बाकी सब कुछ तो रस्म अदायगी है जो वक्त के साथ होती रहेगी। जानती तो हो, यह देरी सिर्फ मम्मी डैडी के कारण हो रही है। उनका पत्र आ जाता तो मैं और भी जल्दी रस्मों को पूरा कर देता। मैं चुपचाप सुनती, मुस्कुराती, सिर हिलाती, कॉफ़ी पीती और फिर नीलाभ के साथ चुपचाप हॉस्टल की ओर चल देती। मैं एमए के फाइनल ईयर में थी। प्रीवियस में यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और फाइनल में भी यही उम्मीद रखती थी। उसके बाद लेक्चररशिप मिल जाने की आशा भी थी। इस प्रकार जीवन के प्रति एक निश्चिंत दृष्टिकोण लेकर चल रही थी कि नीलाभ मिले, जो पीएचडी कर रहे थे, अच्छे ब्राइट स्कॉलरशिप होल्डर, स्मार्ट, सभी प्रकार से जीवन साथी बनने योग्य। यूँ शायद मन ने तौल कर फैसला चाहे न किया हो, पर फैसला हो गया और हम दोनों विवाह सूत्र में बंधने का निश्चय कर बैठे। अभी चल रही हो मकान देखने? हाँ चलो। मन में उत्साह भी था और एक अजीब सी दहशत भी। मकान की खोज जब तक जारी थी तब तक तो उत्सुकता इतनी कि पूछ पूछ कर बेहाल किए रहती थी। अब मिल जाने पर सहमा सा भाव जगा था नीलाभ को। उस सहमेपन का आभास दिए बिना हम चल दिए। रेस्तरां से बाहर आकर 3 व्हीलर में बैठते ही उत्तेजना में उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। यह बात नहीं कि मुझे सब अच्छा न लगता हो, अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा लगता था, पर स्कूटर चलाने वाले सरदार जी थे और सामने विंड स्क्रीन पर 6 इंच बाई 12 इंच का शीशा लगा था, जिससे वह बार बार झांक रहे थे, जिसमें हम दोनों फोकस हो रहे थे। उनकी निगाह मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, अतः मैंने नीलाभ को पोंछ कर इशारा किया। उन्होंने हमेशा की तरह मुस्कुरा कर अपनी गर्दन को झटका दिया। वही पुरानी आदत जो मुझे बहुत भाती थी। गर्दन झटक कर लगता मानो उन्होंने दुनिया की उलझनों और दुखों को झटक दिया हो और बेपरवाही से अपने रास्ते पर चल दिए हों। मैं भी कनखियों से देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। रोहतक रोड पहुंच गए। नीलाभ जब तक पैसे दें मेरी निगाह चारों ओर के माहौल को जांचती परखती रही। आखिर नई जिंदगी शुरू करनी है। सीधे हाथ पर सब्जी मार्केट दिख पड़ा। बाएं खुली सड़क, सामने मकान ही मकान। साइड लेन में एक जनरल मर्चेंट की दुकान थी। लिम्का का बोर्ड लगा देखा। मुझे लगा गला सूख रहा है। अभी तो कॉफ़ी पीकर चले हैं, अब गला क्यों सूख रहा है? यूँ तो मैं समझ रही थी कि कारण क्या है,
पर अपने आप को बहलाना भी चाह रही थी। बोल्ड बनने की कोशिश भी जारी थी। माथे पर पसीना आ रहा था, नर्वस भी हो रही थी, पर अत्यंत शालीनता से नीलाभ के साथ मकान की ओर भी चल रही थी। सभी मकान ऊंचे ऊंचे थे, कई मंजिलें। मुझे इस प्रकार के मकानों से बेहद चिढ़ थी। इसमें इतने लोग रहते हैं कि ये मकान कम कबूतर खाना अधिक लगते थे। बाहर के बरामदे में तो कोई बैठा ही नहीं जा सकता। प्राइवेसी तो होती ही नहीं। प्राइवेसी हमारे प्रोग्राम के अनुसार पहले मकान किराए पर लिया जाना था, फिर कोर्ट मैरिज और हॉस्टल के सामान उठाते हुए मकान में प्रवेश करना था। प्राइवेसी की सख्त ज़रूरत थी और यहाँ सब कुछ था, पर वही नहीं थी। छोटे गेट के अंदर घुसते ही पेंट्री में से सामने चौक में बैठी औरतें दिख पड़ीं। यद्यपि उस खुले भाग को चौक भी नहीं कहा जा सकता था। आखिर 100 गज के उस प्लॉट में एक अदद चौक की कल्पना भी कैसे की जा सकती थी। एक लड़की उठकर बाहर आई, नीलाभ को देखकर बाएं हाथ के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और चली गई। छोटे छोटे 2 कमरे थे, लगातार एक के बाद एक। बाहरी कमरे से यदि किचन में जाना हो तो दूसरे कमरे से होकर जाने के अतिरिक्त कोई उपाय न था। दूसरे कमरे से बाहर निकलकर किचन, उसके आगे ही छोटा सा बरामदा, किचन के पश्चात बाथरूम और उसके सामने चौक के दूसरी ओर लैट्रिन जो साझी थी। मकान ज़रा भी अच्छा न लगा। अच्छा लगने को था भी उसमें क्या, वह मकान जैसा कहाँ था। पर इस समय जिस स्थिति में हम थे उसमें वह इसीलिए अच्छा था कि आखिर शादी के पश्चात सामान लेकर हॉस्टल में तो रह नहीं सकते थे और सिर के ऊपर एक छत की ज़रूरत थी सख्त रूप से। और इस समय वह 2 कमरे इस ज़रूरत को पूरा करते थे। विवाह, प्राइवेसी, रोमांस, सभी शब्द इस समय मन में हिलोरे मार रहे थे। अतः मकान पर कमेंट करने की गुंजाइश ही नहीं, या कहूँ कि फुर्सत ही नहीं तो गलत ना होगा। बाहर तक का मकान जल्दी जल्दी देख लिया गया। फिर हम बाहरी कमरे में आकर खड़े हुए, जिसे ड्राइंग रूम सोचकर मन में हंसी आ गई। एक मेरे घर का ड्राइंग रूम, पूरा हॉल, 2-2 सोफ़ा सेट, कोने में छोटी छोटी मेज़ पर रखी पापा की जापान से लाई गई सजावट की वस्तुएं, कलात्मक मूर्तियाँ, कृतियाँ तथा चित्रकारी, फुलकारी के बैक कवर्स, 2 कुर्सियाँ छोटे साइज़ की जो पापा ने राजस्थान एम्पोरियम से ख़रीदी थीं, घंटियाँ लगी राजस्थानी स्टाइल की, ईरानी गलीचा। पापा की टेस्ट की दाद देनी पड़ती थी। और यह उनकी बेटी का ड्राइंग रूम। पापा की याद आते ही मन में घबराहट भी हुई, एकदम मानसिक स्थिति को बदला। मेरे हॉस्टल के कमरे में बिछी छोटी गलीचा नुमा दरी का ध्यान आया। हाँ, अच्छी लगेगी, काम चलाऊ तो होगी ही। मैं सोचने में व्यस्त थी और नीलाभ मुझे देखने में। जब मुझे होश आया तो नीलाभ को अपनी ओर देखता पाकर मैं झेप गई। झेप मिटाने के लिए बात शुरू कर दी। नीलाभ, मेरी इतनी किताबें हैं, यह अलमारी तो छोटी पड़ेगी। एक बुक रैक ले लेंगे, यह कॉर्नर में ठीक रहेगा। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर। एक शेल्फ तुम्हारी कहानी कविताओं के लिए भी चाहिए होगा, जो लिख कर तुमने इस महान हस्ती को समर्पित कर दी हैं। नीलाभ ने मुस्कुराकर जिस ढंग से कहा, मज़ा आ गया। जी जनाब, और लिखने वाले को क्या छोटी मोटी हस्ती समझते हैं आप? एक्स कमिश्नर की बेटी हैं, अब आपकी वुड बी डॉक्टर नीलाभ की पत्नी होने वाली हैं। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। नीलाभ ने मेरा हाथ थामा, इधर उधर देखकर अपनी ओर खींच लिया। थोड़ी सी ढील देकर मैं मछली सी छूटकर दूसरे कमरे में चली गई। सुनो, नीलाभ ने कमर पर हाथ रखकर टेढ़ी निगाह से मेरी ओर देखते हुए कहा। सुनाओ जी, क्या कहना है? नहीं नहीं, क्या हुक्म है? ए चुप, मैंने हवा में मुक्का तानते हुए कहा। अच्छा सुनो तो, एक फ़ोटो चाहिए, हम दोनों का इकट्ठा, आज ही खिंचवाएंगे। यहाँ मेंटल पीस पर बहुत अच्छा लगेगा। और सुनो, कॉटेज में जो सी ग्रीन कलर की टेपेस्ट्री देखी थी ना? नीलाभ मेरी तरफ हैरानी से देख रहे थे। अरे वही, जब पिछली शाम को कनॉट प्लेस में घूमते घूमते कॉटेज घुस गए थे, वो जो डिस्प्ले में थी वही लेंगे। उसके पर्दे बेडरूम में बहुत अच्छे लगेंगे, बिल्कुल A1 और ड्राइंग रूम में। अच्छा चलो, वह तुम सोच लेना। एक कमरा मैं संभाल लूँगी तो एक तो तुम्हें संभालना ही पड़ेगा, उस पर मैं क्यों सिरदर्दी करूँ। कहते कहते मैं फिर ड्राइंग रूम में आई। नीलाभ पीछे पीछे न थे।
वो बाहर जाकर मकान मालकिन को एडवांस का चेक पकड़ा आए थे। मेरी उत्सुकता देखकर वो मान गए कि मकान मुझे पसंद है। आखिर फैसला हो गया। मैं नहीं, मेरी दहशत और बढ़ गई। कदम दर कदम घटनाएं आगे बढ़ती जा रही हैं, पर मम्मी पापा की ओर से कोई खबर न थी। आज शायद हॉस्टल में कोई चिट्ठी पड़ी मिले या फिर टेलीफोन आ जाए। बहुत डर लग रहा है नीलाभ। क्यों? पता नहीं, पर लग रहा है। हम सबसे बच सकते हैं, किसी की परवाह न करें तो भी चल सकता है। दुनिया को ठुकराने की सोचें तो चल सकता है, पर खुद से कैसे बचें? हमारे ही मन में जो चोर है वो मारता ही रहता है ना। नीलाभ ने मेरा हाथ थामा और 3 व्हीलर के लिए चल पड़े। नीलाभ के हाथ की पकड़ भी अजब सुकून भरी होती थी। उसके हाथ की पकड़ हमेशा मुझे एक अजीब सुरक्षा देती थी। पता नहीं क्या था उस पकड़ में। बचपन से ही मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ती रही हूँ। यूँ तो कोई असुरक्षा नहीं होती, पर फिर भी कहीं न कहीं अवचेतन में असुरक्षा महसूस करती रहती हूँ। यह नहीं था कि मुझे मम्मी पापा की ओर से कोई शिकायत थी, पर मन का कोई कोना हमेशा अशांत और असंतुष्ट रहता था। नीलाभ से मिलकर वही कोना शांत हुआ था। कुछ खाली था जो भर गया था। यही कारण था कि इस अचानक मिले सुख को मैं किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। जल्दी से जल्दी हासिल कर लेना चाहती थी। कोई रिस्क नहीं लेना था। अतः परीक्षा समाप्त होते ही अगला दिन कोर्ट मैरिज के लिए फिक्स कर लिया गया था। कोर्ट में एप्लीकेशन पहले ही कहीं डाल दी गई थी। मम्मी पापा को भी लिख दिया था। अब तो हर दिन या तो उनके आने की प्रतीक्षा या उनके पत्र या टेलीफोन के इंतज़ार में बीतता था। अभी तक कोई सूचना न पाने की स्थिति के कारण मैं बहुत बेचैन थी। नीलाभ ने भी अपनी मौसी, जो उसकी एकमात्र संबंधी तथा माँ भी थी, लिख दिया तथा उनके भी वक्त पर पहुँचने का इंतज़ार था। यद्यपि नीलाभ का कहना था कि मौसी से मिलने खुद ही गांव चलें। विवाह की रस्म के पश्चात तो ज़्यादा अच्छा होगा। मौसी के लिए यह सफ़र अधिक कष्टदायक होगा। उन्होंने दोनों ही बातें मौसी को लिख दी थीं। जो भी मौसी को लेकर मैं भी निश्चिंत थी और नीलाभ भी। असल चिंता तो मम्मी पापा की थी। मम्मी का भी इतना डर न था। पापा मध्य प्रदेश में कमिश्नर पद पर थे तब भी, और अब जब रिटायर हो चुके हैं तब भी सदा से सोबर रहते तथा उनकी एक वही अगाध चुप्पी मुझे बचपन से आज तक खौफजदा करती रहती। यूँ देखा जाए तो मैं पापा की अधिक लाडली थी। शायद ही उन्होंने कभी डांटा हो, फटकारा हो, कुछ मना किया हो, पसंद न आने पर कुछ कहा हो, पर उनका न कहना ही शायद सर्वाधिक भयावह स्थिति थी। मम्मी तो ज़रा सी बात पर भड़क लेती थी, भड़ास निकाल लेती थी। अतः पता था ज़्यादा से ज़्यादा डांट ही तो पड़ जाएगी और बस। पर पापा तो कुछ नहीं कहते। कैसे पता चले कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं? मैं क्या करूं कि वे मुस्कुरा उठें, प्रसन्न हो जाएं? पापा कम बातें करते, कम मुस्कुराते, कम फरमाइश करते, पर किताबें ज़्यादा पढ़ते, ज़्यादा लिखते। उनसे मिलने आने वाले लोग ज़्यादातर सहमे सहमे आते और डरे डरे से चले जाते। यद्यपि सभी कहते कि पापा अच्छे सलाहकार हैं, अतः चाहे डर लगे चाहे डांट पड़े, सलाह लेने तो उन्हीं के पास आना पड़ेगा। उस दिन मकान पक्का कर मैं हॉस्टल लौट आई। नीलाभ हॉस्टल गेट तक छोड़कर परसों आने को कहकर चले गए। परसों का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन, पेपर समाप्ति का दिन, हॉस्टल से घर आने का दिन भी, और वही दिन था हमारे विवाह का भी। डरते डरते मन में यह भी कि वही दिन है जब मम्मी पापा भी मिलेंगे, क्योंकि शादी के लिए तो आएंगे ही। आखिर शादी तो उन्होंने अटेंड करनी ही है। नीलाभ तो मकान में अपना सामान कल ही ले जाएंगे। मैं परसों सुबह तक अपनी अटैची लगाकर तैयार कर लूँगी। फिर किताबों का गट्ठर भी तो बांधना होगा और कुछ छुट-पुट पैकिंग, और बस बेडिंग नीलाभ आकर बंधवा देंगे। उसी परसों का इंतज़ार कितना मुश्किल पड़ रहा था। हॉस्टल में काटे 5 वर्ष इतने लंबे नहीं लग रहे थे जितने बचे खुचे 50 घंटे लग रहे थे। बार बार दिल धड़क उठता था। पता नहीं पत्र पहुंचा या नहीं, पर पत्र तो मैंने 2 डाले हैं, एक नीलाभ ने भी लिखा है। मम्मी तो मान ही जाएगी। मम्मी तो हर एक तरह से प्रारंभ से इस तरह के विवाह के लिए तैयार थी। बचपन से आज तक मैंने हमेशा यही वक्तव्य सुना,
अरे हमारी शिखा की क्या, उसकी क्या चिंता, वो तो स्वयं समझदार है। और फिर हमने अपने बच्चों को इतनी छूट तो देनी ही है कि वे स्वयं अपने विवाह का, अपने रहने के ढंग का फैसला कर सकें। हमारा समय थोड़ा ही है भाई। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि बच्चों को पढ़ा लिखा दो। खुद फैसला करके जो शांति मिलती है वो वैसे कभी नहीं मिल पाती। पापा प्राय कुछ न कहते, यद्यपि इस प्रकार की बातचीत जो अलग अलग शब्दों से बात कर जितनी बार होती, प्रतिक्रिया स्वरूप पापा की ओर देखती, पर उनका चेहरा प्रायः ब्लैंक पाती। निराश मेरी निगाह लौट आती। इस संबंध में मुझे पापा का मत कभी पता न चला। आज मुझे मम्मी से उतना नहीं जितना डर लग रहा था पापा से। पता नहीं पापा कभी डांटते क्यों नहीं थे। पता तो चलता कि उनकी डांट कितनी मारक होती है। अब कुछ पता नहीं, कैसे समझाऊं मन को, कैसे तसल्ली दूं। आखिर मम्मी पापा ने अभी तक कुछ संदेश क्यों नहीं भेजा। टेलीफोन भी आए आज 1 हफ्ता हो गया। परीक्षा चल रही हैं, उनका टेलीफोन भी नहीं आया। शायद वे सख्त नाराज़ हैं। सोचते ही दिल डूबने लगा। मुझे लगा बेहोश हो जाऊंगी, पर नहीं, बेहोश नहीं हुई, क्योंकि कान में हॉस्टल के शोर की आवाज़ें तो आ ही रही थीं। ट्रेन पहुंचने का समय 8 था, पर हम यानी मैं और नीलाभ 7:30 बजे ही पहुंच गए। जानती थी बेचैन तो नीलाभ भी थे। दोनों इधर उधर बेचैनी से देख रहे थे और बातचीत कर ध्यान बटाने की कोशिश भी कर रहे थे। ट्रेन आने में 15 मिनट रह गए हैं, नीलाभ बोले। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर वे नहीं आए तो। और मेरा मन रोने को कर रहा था। हम स्टेशन के कैफ़े से कॉफ़ी लेकर चुपचाप पीने लगे। कॉफ़ी के सिप में अपना अपना डर पी रहे थे कि तभी शायद स्टेशन पर हलचल मच गई। ट्रेन आ रही थी, धड़ 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 धड़। अरे ये ट्रेन की आवाज़ है या मेरे दिल की? पता नहीं, ट्रेन आई और चली गई। मम्मी पापा नहीं आए। टूटा मन लंगड़ाते पांव से हम कोर्ट की ओर चल दिए। नीलाभ, कोई और भी ट्रेन आती है क्या इस समय? नीलाभ ने मेरी ओर देखा। वे शायद जानते थे कोई और ट्रेन नहीं आ रही है, फिर भी बोले, चलो इंक्वायरी से पूछ लेते हैं। कोई ट्रेन नहीं आ रही थी। हम कोर्ट पहुंच गए। फिर शुरू हुआ कोर्ट की रस्म अदायगी का कार्यक्रम। नीलाभ के दोस्त लेक्चरर भी थे और हम दोनों दोस्त भी। कोर्ट से निकलकर बधाई और धन्यवाद का आदान प्रदान हुआ। रास्ते से मिठाई और नमकीन खरीदा गया और हमने अपने नए मकान, नए अब इसे घर कहूँ, की ओर चल दिए। यद्यपि सभी कुछ शांतिपूर्वक हो रहा था, पर मन में तूफान था, झंझावात। बात क्या करती मैं? मेरी खुशी जो मेरी थी, जिस पर मेरा अधिकार था, उसे भी अच्छी तरह महसूस नहीं कर पा रही थी। नीलाभ मेरी मानसिक स्थिति जानते थे, अतः मुझे बातों में रमाए रखने का प्रयत्न कर रहे थे। दोस्त लोग मजाक में पूरी दिलचस्पी ले रहे थे। घर पहुंच गए। टैक्सी से उतरकर भीतर जाने तक का वक्त बहुत भारी था। मेरे पांव भारी हो रहे थे। लोगों की निगाह से बचते बचते हम अंदर पहुंचे। रसोई तक जाने की हिम्मत न थी, अतः चाय बनाने का काम बेडरूम में ही शुरू कर दिया। मेरे और नीलाभ के हॉस्टल में कुछ कप्स थे, उन्हें ही चाय नाश्ते के लिए इस्तेमाल किया जाना था। उन्हें पूछा गया। स्टोव पर चाय का पानी रख दिया कि किचन के दरवाजे पर खटखट हुई। मैं उठ गई। खिड़की के रास्ते से ही पड़ोसन लड़की पत्र दे गई। पत्र किसने लिख दिया होगा? यहाँ का पता? मुझे आश्चर्य हुआ। शायद नीलाभ ने पत्र लिख दिया होगा, या बस सोचने का वक्त ही कहाँ था। जल्दी जल्दी पत्र खोला। कुछ देर तक तो कुछ समझ में न आया। इतनी डांट, इतना क्रोध, इतना आक्रोश। क्या मम्मी ऐसी भाषा का प्रयोग भी कर सकती हैं? नहीं, यह मम्मी नहीं हो सकती। मम्मी ने बचपन से यही चाहा था, मैंने यही किया। गलत भी फिर क्या किया? उन्हें कोई शिकायत थी भी तो आती, टेलीफोन कर मना करती, पूछती, कमी बताती। पर यह कैसी प्रतिक्रिया, यह कैसा बर्ताव? मेरा मन जोर जोर से रोने को हो रहा था। नीलाभ और उसके दोस्त जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे। चाय की मांग हो रही थी। नीलाभ चाय लेने अंदर आ गए। मैंने पत्र छिपा लिया। चाय लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। वहाँ हॉस्टल वाला दरी नुमा गलीचा बिछाकर बैठने का इंतज़ाम कर लिया गया था, तथा अखबार बिछाकर डाइनिंग टेबल का भी।
सभी प्रसन्न थे, मैं भी मुस्कुरा रही थी। नीलाभ के दोस्त कभी मेरी पिंक कलर की साड़ी पर, कभी वेणी पर, कभी सिर झुकाकर बैठने पर टिप्पणी करते, फिर लंबे ठहाके का सिलसिला चलता। मेरी विचारधारा इन ठहाकों के बीच भी अपना सिरा नहीं छोड़ पा रही थी। मम्मी ने तो चिट्ठी लिख दी है, पापा को क्या हुआ? क्या वे इतने नाराज़ हैं कि? नहीं नहीं, पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। बाहर से तार वाले की आवाज़ आई। तार मिसेस एंड मिस्टर नीलाभ गुप्ता के नाम था। तार? सभी चौंक गए। नीलाभ का तार लेकर आने तक का समय सिर पर लटकी सोर्ड ऑफ डेमोक्लीस की तरह था। दम साधे सिर नीचे किए बैठी थी मैं। सारा कमरा घूम रहा था। नीलाभ मुस्कुराते अंदर घुसे। शिखा, पापा का तार है। दोनों को फर्स्ट अवेलेबल ट्रेन से घर बुलाया है। ढेर सी मुबारक भी भेजी है, आशीर्वाद भी दिया है। लो भाई, जल्दी तैयार कर लो। घर तो अब वहाँ से आकर ही सेटल होगा, बस थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। यूँ मैं चुप थी, पर मन कितना मुखर था ये कैसे बताऊं। नीलाभ से निगाह बचाकर मैंने मम्मी की चिट्ठी को मोड़कर ब्लाउज में खोस लिया और काम में जुट गई। चारों ओर सर्दी की गुनगुनी धूप, गर्मी की खुशनुमा सांझ और बसंत की खिलखिलाहट भरी थी। फूलों की बगिया खिल गई थी। तन और मन गुनगुना उठा था। तो यह थी संतोष गोयल जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।